नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इजराइल ईरान की जंग अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल जंग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जबरदस्त बमबारी की है। अमेरिका ने B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर से बंकर बस्टर गिराए। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका के हमले से बौखलाए ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर अमेरिका ने युद्ध अपराध किया है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को शुरू तो किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। यह हमला हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में इजराइल के 86 लोग घायल हुए, तो वहीं इजराइल ने जवाब में ईरान पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। तो अब अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है और खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। बंकर बस्टर बम वो अमेरिका ने गिराए हैं। आपको बता दें, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, जो कि सबसे अहम इसके न्यूक्लियर ठिकाने माने जा रहे थे, वहां पर ये हमले किए हैं। बैक टू बैक ये हमले किए हैं और अब ये जो जंग है एक अलग मोड़ ले चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी कहा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो शायद क्या वो बड़ा यही था, या अभी भी इसके आगे भी बहुत कुछ अभी बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है और जानेंगे पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जबरदस्त बमबारी की है। अमेरिका ने B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स से बस्टर गिराए। अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई। साथ ही ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों हवाई हमले के फैसले की जमकर तारीफ की है। नेतन्याहू ने इसे एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ताकत से शांति आती है। वहीं अमेरिका के हमले से बौखलाए ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। ईरान ने कहा कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर अमेरिका ने युद्ध अपराध किया है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को शुरू किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। वहीं अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में ईरान ने खैबर शेकन नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह हमला हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया है। इस हमले में इजराइल के 86 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने भी मिसाइल हमले के जवाब में ईरान पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का यह हमला इस्फहान के हवाई अड्डे के आसपास सहित कई जगह पर किया गया है। IDF ने इस हमले में ईरान के F-5 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा भी किया है। वहीं अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला बोलकर चीन और रूस को भड़का दिया है। ये दोनों बड़े देश ईरान समर्थक हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में ना कूदने की सलाह दे चुके हैं, जिससे महायुद्ध अलार्म की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो अब ईरान और इजराइल का जो युद्ध है ये और भी ज़्यादा विध्वंसक दिन ब दिन होते जा रहा है। अमेरिका अब खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है और कल अमेरिका ने बंकर बस्टर बम जो हैं वो भी गिराए हैं। इसके बाद अब ईरान जो है वो बौखला गया है और ईरान ने खुले तौर पर ये चेतावनी दी है कि शुरू अमेरिका ने किया, ख़त्म इसको हम करेंगे। और साथ ही कहा है कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक गलत कदम उठाया है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है क्योंकि इस पूरा जो कुछ युद्ध ये चल रहा है और जिस तरीके से जिस मोड़ पर ये युद्ध आ गया है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड एयर कोमोडोर हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और एसपी सिंह जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी, किस तरीके से समझे, क्योंकि दिन ब दिन ईरान इजराइल की अगर मैं बात करूं तो अब बहुत विध्वंसक स्थिति हो चुकी है और ये युद्ध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन वहां ये सब कुछ हालात नहीं हुए थे। लेकिन ईरान इजराइल, क्योंकि दोनों देश तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, समझिए सीखो, जो ईरान और इजराइल की जो आपस में द्वंद्व है, दुश्मनी है, वो बड़े टाइम से है। और ईरान जो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है एक मुस्लिम देशों का महान नेता बन के, जो तुर्की भी चाहता है, और उन्होंने इजराइल को अपना टारगेट बनाया हुआ था और इजराइल के अगेंस्ट कंटिन्यूस अटैक वो डायरेक्ट नहीं कर रहा था, वो हमेशा हूथी, हमास और हिजबुल्लाह के थ्रू। आप पिछले देखिए 2 सालों 3 सालों में, जब से हमास का अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, तब से इजराइल जो है हमास के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, लेकिन बीच में अपने आप ही हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा और हूथी भी कूद पड़ा। तो ये जो है ये सब प्रॉक्सी थे ईरान के। ईरान इनके थ्रू काम कर रहा था ताकि इजराइल को ख़त्म कर दे। उसने बोला है कि हम इजराइल को नामो निशान मिटा देंगे। तो कोई भी देश अगर ऐसा करता है तो दूसरे देश का हक है अपने आप को बचाना। तो वो इजराइल अपने आप को बचा रहा है और उसमें डाउट नहीं है, उसका पूरा हक है कि अपने लोगों को, अपने देश को बचाए। अब इस देश में जो अमेरिका का आना है, अमेरिका का अपना एक अलग एम। अमेरिका का एम ईरान को मिटाना नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो एम है बड़ा क्लियर है, शुरू से डिफाइंड है कि वह ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि उससे पूरा जो गल्फ एरिया का एरिया है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा और उसके बैलेंस बनाए रखने के लिए वो किसी भी देश को न्यूक्लियर नहीं बनने देना सकते। तो उन्होंने बार बार ईरान को चेतावनी दी थी, कई बार दिया है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करिए, और उन्होंने सैंक्शन में लगाए, पर ईरान सुनने को तैयार नहीं है। खुमैनी जो है एक इतनी उम्र होने के बाद भी वो बिल्कुल मरने की कगार पर है, कब्र में पैर लटके, लेकिन पता नहीं ऐसा उनके मन में क्या है कि वो भी अपने आप को सोचते हैं कि शायद मैं अमर रहूंगा। वो अपने देश को एक तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। एक जिहादी सोच जो उनके अंदर है वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसी के कारण उनका पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने वहां देखिए वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल खत्म कर दी है। तो वो ईरान को उन्होंने पूरा एक जो है जैसे बोलते हैं एक जो मुस्लिम इस्लामिक फंडामेंटल का पूरा देश बना के रख दिया। तो ये औरतों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई है, वहाँ महिलाओं के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, वहाँ एक छोटी बच्ची के सामने एक पिता को फांसी दे दी गई। इस तरह की तस्वीरें ईरान से पहले निकलकर सामने आई हैं, ये कहा जा सकता है, और शायद इसी का विरोध भी हो रहा है। बिल्कुल इसी का विरोध है। और यहाँ अमेरिका ने बहुत बार चेताया कि आप इसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करिए, हमें आपसे कोई वो दुश्मनी नहीं है, आप इजराइल के साथ रखते हैं अपना करिए, वो अलग चीज है। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो अमेरिका को आना ही पड़ा। और वो देखिए वो ट्रम्प जो आगे बोल के ये आए थे कि मैं सब जगह शांति बहाली कर दूंगा, रशिया और यूक्रेन का वॉर रोक दूंगा, इजराइल और हमास का वॉर रोक दूंगा, ये बोल कर आए थे। उसके बावजूद, ये सब बोलने के बावजूद उनको इस युद्ध में कूदना पड़ा, बिकॉज ईरान मानने को तैयार ही नहीं है। तो उनको ये जरूरी था कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है उसको ध्वस्त किया जाए ताकि ये दोबारा से बना न सके। ऐसे बनाने में दोबारा कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, तो ये अमेरिका का यही मोटो है। लेकिन इसके बाद, अब इस हमले के बाद, क्योंकि ईरान भी अब साफ तौर पर कह रहा है खत्म, शुरू अमेरिका ने किया है, खत्म हम करेंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं इस लड़ाई को रुकवाएंगे, ईरान इजराइल की लड़ाई को रुकवाएंगे, और खैर पिछले कुछ दिनों में हम ये देख तो चुके हैं कि ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि हम लड़ाई रुकवा रहे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान
ईरान के बीच जो कुछ हुआ, हालांकि यहाँ तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, उसके लिए भी उन्होंने बार बार कहा, और इस पर भारत ने बार बार कहा है कि भाई किसी ने मध्यस्थता नहीं की। अब ईरान इजराइल के युद्ध भी, क्योंकि उसमें भी किसी ने नहीं सुनी डोनाल्ड ट्रंप की, और अब मुझे लगता है इसके बाद एक कदम उठाना अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जिस तरीके से ये लड़ाई हो रही है, अमेरिका इसमें कूद गया है चारों तरफ, एक बात की क्या तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ गए हैं। रशिया क्योंकि सीधे तौर पर ईरान को समर्थन कर रहा है, चाइना ईरान को समर्थन कर रहा है। अपने आप में दो सक्षम देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ हैं और वो ईरान को साफ तौर पर समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका कितना शक्तिशाली है हर कोई जानता है, और शायद क्या अपनी शक्ति दिखाने के लिए ही, और जो उसका वो बंकर बस्टर बम है वो दिखाने के लिए ही अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया। देखिए श्रद्धा जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, चाहे वो आज का ट्रंप प्रशासन हो, चाहे वो कल का बाइडेन प्रशासन रहा हो, या उसके पहले ट्रंप 1.0 एडमिनिस्ट्रेशन था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बुश एडमिनिस्ट्रेशन, सभी अमेरिका के जो राष्ट्रपतियों के, यदि आप ईरान के संदर्भ में और उसके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के संदर्भ में विचारों को देखें तो सब में एक कंसिस्टेंसी है। सभी एक सुर में इस बात को कहते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देंगे, और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है, और इसके कई कारण हैं। इजराइल और अमेरिका की जो आशंकाएं हैं उसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि ईरान के जो इस्लामिक रिजीम है, जो उसके सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह खामनाई, या उसके पहले खुमैनी थे, उनकी तरफ से जिस तरीके के बयान इजराइल और अमेरिका के बारे में व्यक्त किए जाते रहे हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल जैसे नारे वहाँ की सड़कों पर लगाए जाते हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं, जो हिटलर ने इतनी बड़ी साजिश पूरे ज्यू कम्युनिटी को ही समाप्त कर देने की रची थी, एलिमिनेट कर देने की रची थी, उसको ईरान कहता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और ईरान की तरफ से इजराइल के संबंध में जो बयान जारी किए जाते हैं उसमें ये भी कहा जाता है कि वो ईरान को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, और जायनिस्ट रिजीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल, एक जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो एक शैतानी सोच होती है, उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से इजराइल के प्रति किया जाता है। और इजराइल, देखिए सुधा जी, भाई बहुत छोटा सा मुल्क है, और उसके लिए 1 या 2 न्यूक्लियर वेपन्स ही काफी है, वो ऑब्लिटरेट किया जा सकता है। यदि उसके पास उसके ऊपर 2 बॉम्ब्स गिरा दिए जाए तो पूरा इजराइली समाप्त हो जाएगा। तो ये जो पूरी इजराइल की जो आशंकाएं हैं बहुत गहरी है। इजराइल पहले से ही शत्रुओं से घिरा हुआ राष्ट्र है, और ऐसे में यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, और इतनी ज्यादा घृणा वाली मानसिकता ईरान की रहती है इजराइल के प्रति, तो ऐसे में इजराइल तो अपने लिए उसके लिए एक जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। और इसी वजह से जो ईरान ये कहता है कि वो इजराइल को न्यूक्लियर वेपन से एक्वायर नहीं करने देगा, और अमेरिका भी उसी तरह की बात करता है और उस संकल्प को दोहराता है। दूसरा कारण ये है कि पाकिस्तान की तरह से ही ईरान भी एक ऐसा राष्ट्र है जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, चाहे इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे हैं छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, सभी के सभी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। और ईरान ने इन अपने टेरर प्रॉक्सीज को बड़े वेपन्स प्रोवाइड कराए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स तक प्रोवाइड कराए। हुती बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल जो है इजराइल के ऊपर हमले के लिए करता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक इस्तेमाल करने की हुतियों की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है। और ऐसे में यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और वो वेपन्स यदि इन आतंकियों के पास पहुंच जाते हैं, तो फिर उसमें इजराइल का क्या होगा और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन का और पूरे विश्व का क्या होगा। ये दूसरी एक बड़ी चिंता है, जो न्यूक्लियर टेररिज्म का खतरा। तीसरा एक जो फैक्टर ये भी है कि जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको, चूंकि ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है और जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं जैसे सऊदी अरबिया, यूएई जैसे जो राष्ट्र हैं, वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखते हैं। और मिडिल ईस्ट रीजन में, इस्लामिक वर्ल्ड में एक गहरा शिया सुन्नी का डिवाइड है, और ये जो शिया सुन्नी का डिवाइड है उसकी वजह से और अनेक मुस्लिम राष्ट्रों के, खासकर जो सुन्नी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके अमेरिका के साथ बहुत ही क्लोज संबंध है। अमेरिका के बड़े बेसिस इन मुस्लिम सुन्नी बहुल राष्ट्रों के पास हैं, के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये जो शिया सुन्नी का डिवाइड है वो भी, और मुस्लिम राष्ट्रों के ईरान के साथ अमेरिका के साथ जो गहरे उनके संबंध है, उनकी वजह से वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के कोई ज्यादा विरोध नहीं कर सकते। और एक तरह से उनके ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को सुन्नी
जो बहुल राष्ट्र हैं वो अपने लिए खतरा भी मानते हैं। तो वैसे अनेक फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ईरान का ये जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग हो सकता था। ये आतंकियों के हाथ में भी, जैसा कि मैंने कहा, वो पड़ सकता था। खैर तो ऐसे में ये एक बहुत चिंता की और बात इजराइल है, ये एक बहुत चिंता की बात है जिस तरीके से जगह जगह पर अपने परमाणु कार्यक्रम चला रहा था ईरान, उसको रोकना। और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी, ट्रंप ने साफ तौर पर कहा, लेकिन नहीं माना और उसके बाद ये कदम उठाया गया। अब मैं जानना चाहूँगी एसपी सिंह जी आपसे, अब भारत को किस भूमिका में आप देखते हैं? भारत की क्या भूमिका है भी या नहीं है? भारत को कोई लेना देना नहीं। हालांकि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात भी की है, तो भारत किस भूमिका में है? एक और सवाल जो मैंने पहले भी किया, क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? चारों तरफ इसी की चर्चा है, एक तरफ रूस यूक्रेन, एक तरफ अब ईरान इजराइल, बीच में भारत पाकिस्तान के बीच भी जो हुआ वो सब ने देखा। तो अब ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अब ये पूरा विश्व किस ओर जा रहा है। चारों तरफ हवाई हमले, ड्रोन, मिसाइल अटैक, यही सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है। देखिए, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पहली तो भारत की भूमिका। देखिए, भारत जो है शुरू से एक शांतिप्रिय देश है और हमेशा हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। हम भी जो एक शॉर्ट वॉर के लिए गए थे, बिल्कुल, जो अभी भी होल्ड पर है, उसको खत्म नहीं किया है, वो इसलिए गए थे कि हमारे जो सिविलियन है, जो हमारे लोग घूमने गए थे पहलगाम वगैरह में, उन पर बड़ा घातक हमला हुआ, टेरर अटैक ऐसा किया गया जिससे उनको धर्म के नाम पर उनको मारा गया। तो इसका एक सबक सिखाना पाकिस्तान को जरूरी था। हमने वो सबक सिखा के वहीं रोक दिया। हम युद्ध फिर भी नहीं चाहते हैं कि हमारा देश एक प्रोग्रेसिव देश है, हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस करे, लेकिन अगर यस हमारे देश पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख निकालना हमारा काम है, फर्ज है कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। तो ये भारत का जो स्टैंड है ईरान और इजराइल में भी, वो दोनों की तरफ से एक बैलेंस बना के चलेगा। दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध है हमारे, और हम दोनों को समझाएंगे, जो प्रधानमंत्री ने किया है ऑलरेडी, कि देखिए ये आपके युद्ध का समय नहीं है, आप इस युद्ध को रोकिए, आपस में बातचीत से रिजॉल्व करिए क्या है। और ईरान के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपना न्यूक्लियर की हट छोड़ दे। अगर वो नहीं छोड़ेगा, जैसे जेलेंस्की ने अपनी नाटो को ज्वाइन करने की हट नहीं छोड़ी है, तो रशिया को ना चाहते हुए उस पर अटैक करना पड़ रहा है। अगर रशिया को जेलेंस्की से खतरा होगा नाटो ज्वाइन कर, तो रशिया क्यों उसको करने देगा, रोकेगा ना। तो वही हाल यहाँ पर है। ईरान क्योंकि न्यूक्लियर की हट नहीं छोड़ रहा है, तो इजराइल को करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा दोनों को समझाना जरूरी है, और ये मुझे लगता है कि मोदी जी इसमें बड़ा रोल प्ले करेंगे, और शायद इस युद्ध को रोका जा सकेगा आने वाले समय में, कोशिश जरूर रहेगी। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है कि ये तीसरे विश्व युद्ध के, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, ये ईरान और इजराइल का प्राइमरीली युद्ध है, जैसा अभी आपके फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट ने बताया कि ये युद्ध उन दोनों के बीच है, और ये एक दूसरे के ऊपर अपनी काबिज दिखाने के लिए कि मैं जरा बड़ा हूँ, मैं जरा बड़ा हूँ, मेरा जो धर्म है मेरा बड़ा है, मैं तुमको यहाँ से मिटा दूंगा। ऐसा नहीं चलता है किसी भी देश का। आप किसी देश को ऐसे दबा नहीं सकते हैं। लेकिन यस, जो भी है इसकी लड़ाई में और कोई देश नहीं कूदेगा। अमेरिका सिर्फ इसलिए आया है कि वो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो इजराइल की कैपेबिलिटी से बाहर है, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसके वजह से वेपन ही नहीं है, तो उसको करने के लिए अमेरिका आगे उसके साथ है। बाकी सब चीजों में अमेरिका उसका साथ कर रहा है, वेपन दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए कि उन अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही चाइना करेंगे। रशिया और चाइना जो है वो, जहां तक मैं समझता हूँ, वो डायरेक्ट इस वॉर में नहीं आएंगे। हाँ, वो सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, ईरान को वर्बली सपोर्ट करते हैं या फाइनेंशियली कर सकते हैं, या लेकिन रशिया ने, यानी कि रूस ने, पुतिन की बात करें तो उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका को नहीं कूदना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक चेतावनी रूस ने अमेरिका को दी है। वो देखिए, अमेरिका और रूस के बीच में कब से चल रहा है। अमेरिका रूस को हमेशा कहता है कि उसको यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए, पर फिर भी रूस कर रहा है। क्या अमेरिका उसमें जाके उसने क्या बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन ये सही बात है कि अमेरिका ने कोशिश की। और सबसे बड़ी बात कि रशिया, यानी कि पुतिन, ये अपने इन्वॉल्व नहीं करेंगे जी, बिल्कुल, ऑलरेडी अपने फंसे हुए हैं। रशिया जो है पूरा यूक्रेन में अभी तक फंसा हुआ है, उसका कहाँ पे इतना क्यों जाके दूसरी एक पराई आग में जाके बैठे। हाँ, बोलते जरूर रहेंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे, इंटरनेशनली सपोर्ट करेंगे, वो सब होगा।
लेकिन बिल्कुल। तो इस समय और सबसे बड़ी जो बात कर रहे हैं चौंकाने वाली बात ये भी है कि जब पुतिन कहते हैं शांति वार्ता की, तो एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध 2.5 साल का तकरीबन समय हो चुका है, वो रुका नहीं है, और रूस कहता है कि भाई शांति वार्ता होनी चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए। ये बड़ा विरोधाभास लगता है। संजीव जी, हम कहते हैं शांति वार्ता होनी चाहिए, लेकिन वो फिर जाके ईरान पे वो बटा कर, तो बिल्कुल ये डबल स्पीक तो सभी देशों का है, बिल्कुल सभी देशों का डबल स्पीक है, इसमें बिल्कुल कौन सी नई बात है। बिल्कुल। ट्रम्प तो ये बोलकर इलेक्शन जीत के आए थे कि मैं शांति करा दूंगा, हाँ और आगे खुद ईरान पे हमला कर बैठे। बिल्कुल। तो ये डबल स्पीक तो हर कंट्री का अपने अपने बिल्कुल वो डबल स्टैंडर्ड मापदंड रहता है, वो कूटनीति रहती है। संजीव जी, एक तरफ ट्रंप ये कहते हुए आते हैं कि शांति वार्ता होगी जब G7 शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। हर किसी की नज़र, क्योंकि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति इतनी बड़ी बात कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो क्या है, वो क्या बड़ा होने वाला है, या फिर जो कुछ अब हो रहा है वही वो बड़ा था, यानी कि ईरान पर बंकर बस्टर जो थे उनको बरसाना। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही जो बड़ा होने वाला है वो जाहिर है कि अब हो चुका है, और अब ईरान के बिहेवियर पर निर्भर करेगा कि कहीं आगे इससे भी बड़ा कुछ ना हो। और ईरान यदि जाहिर है कि अपने ऊपर संयम बरतता है तो फिर अमेरिका भी रिस्ट्रेंट बरतेगा, लेकिन जहाँ तक ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ही सीवियरली, इसको कहते हैं डैमेज कर देने का जो अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य था, वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने हासिल कर लिया है। और अब जाहिर है कि इसी बड़े होने की बात G7 के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। और आपने ये भी देखा होगा सिद्धार्थ जी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक छोड़ी तो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये उनका एक स्पेकुलेशन उन्होंने किया कि संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सीज फायर कराने जा रहे हैं। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इमैनुअल मैक्रोन की आलोचना की, और उनको कहा कि आप बहुत जल्द कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, जो कि ऑफन जो है गलत होता है, इस तरीके की बात कही। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा, कोई सीज फायर वगैरह कराने नहीं जा रहा। और जाहिर है कि अमेरिका का और इजराइल का लक्ष्य बहुत ही ऑब्जेक्टिव, बहुत ही लाउड एंड क्लियर था, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लगातार दोहरा रहे थे, और इजराइल तो इस बात को लगातार कहता भी है, और सारी तैयारियां इजराइल ने पहले कर रखी थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इनका यही तो क्लियर ऑब्जेक्टिव था, उसको हासिल करने के लिए दोनों ही राष्ट्रों ने, इजराइल ने और अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। 13 जून को इजराइल ने शुरुआत की, और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि ईरान के पास अभी भी समय है, अभी भी आप इसको रोक सकते हैं, और अभी ये न्यूक्लियर डील हम नेगोशिएट करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप अपनी सहमति दे दें। लेकिन ईरान ने एडामेंट रुख अपनाया, ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल आप देखिए तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उन्होंने मेंटेन किया। उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमला ये हम कुछ नहीं करेंगे, अभी 2 हफ्ते का समय ईरान को और बिल्कुल बिल्कुल। और एक डिसेप्शन को जो है उन्होंने क्रिएट किया, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए कल रात में ही और अर्ली मॉर्निंग में हमला कर दिया। 9 दिन से ज्यादा वेट किया, मुझे लगता है 9 दिन से ज्यादा वेट किया। 13 जून से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई है और उसके बाद 9 दिन से ज़्यादा वेट किया गया है, लेकिन ईरान क्योंकि समझने को तैयार नहीं है। और एसपी सिंह जी, अगर ईरान की बात करें तो रिजिड तो ईरान बहुत है, और वही तुगलक की सोच, अगर मैं कहूँ इस शब्द का इस्तेमाल करूँ तो शायद गलत नहीं होगा, जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहाँ पर व्यवहार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, और हर तरीके में जिस तरीके की तानाशाही वहाँ पर है, वहाँ के खुद के लोग जो हैं वो इस तानाशाही की कितनी बार खिलाफत कर चुके हैं, लेकिन उस खिलाफत में भी उनको ही कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कि ये जो एक, अगर आपका जो लीडर है, कंट्री का लीडर है, अगर वो डिक्टेटर बन जाता है और उसके वहाँ की आर्मी उसके साथ फॉलो करती है उसको, हर चीज़ को, हर आदेश को, तो फिर वहाँ की जो जनता है वो त्राही त्राही कर सकती है। वो उनके पास ऐसा हथियार नहीं है जो अपने खड़े हो जाए। एक मास पावर है जो मूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो जो है उसको दबा दिया जाता है और बड़ा आसानी से उसको क्रश कर सकते हैं। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, कोई ऐसा कोर्ट है जो रोक देगा या कुछ करेगा, उसकी बात सुने, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पर वही जो खलीफा की तरह जो चाहते हैं वही करते हैं। तो इनको बिठाया गया, उनका तख्ता पलट होना ही है, ऐसा अपराइज होगा। ऐसा नहीं है कि एक डिक्टेटर हर समय रहता है, ना हिटलर रहा ना उससे पहले कोई और रहा। तो ये भी हटेंगे, जरूर हटेंगे, लेकिन ये है कि अब समय है कि कब सुन के वहाँ की पूरी जनता में इतना आक्रोश हो जाता है कि वो सड़कों पर उतर के पूरा एक अनार्की हो जाती है, और उसके बाद वो आर्मी जो उसको दबा नहीं पाती है। और आर्मी के अंदर भी जो उनकी आर्मी है, IRGC है, आप सोचिए वो भी पूरी जिहादी सोच के हैं।
पूरे कट्टरपंथी उन्होंने वहां पे डाले हुए हैं। तो दोनों तरफ से एक तरह से जब तक ये लोग खुद खड़े नहीं होंगे या इनको पीछे कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी या वेपन मिलेंगे, तब हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एक अनार्की शुरू हो जाए और सिविल मूवमेंट शुरू हो, तो तब करके ऐसा हो सकता है। अभी इस हालत में तो लोग दबे हुए हैं, आई डोंट थिंक वो कुछ कर पाएंगे बिल्कुल। और वो सह रहे हैं। जब वो सहन शक्ति खत्म हो जाएगी तो जरूर अपसाइज होगा। ये वहां का जो सिचुएशन है इस समय ऐसी है। जी लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपने बोला कि अमेरिका ने 9 दिन इंतजार किया। देखिए 9 दिन इंतजार जो है वो डिप्लोमेटिक तो होगा जो इंतजार किया होगा, जो संजीव जी ने अभी बताया। दूसरा है मिलिट्री वेट भी करनी पड़ती है। उसका क्या है, हाँ। ये जो GBU-57 जो वेपन है जो अभी गिराया गया है, ये ऐसे नहीं है कि कहीं भी हैंगर में पड़े उठा के आपने लगा लिए। ये बहुत ही स्पेशल जगह पे स्टोर किए जाते हैं ताकि इनको भी नुकसान ना पहुंचाया जा सके, नहीं तो दुश्मन वहां पे अटैक करके इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इनको भी एक बहुत अलग जगह पे बिल्कुल। तो वो पूरे प्रोसेस को भी अमेरिका ने इतने दिन फॉलो भी किया होगा कि कैसे क्या करना है, पूरी बाकायदा रणनीति तैयार की होगी अमेरिका ने इतने दिन। और जो ये 9 दिन बिताए उसमें बाकायदा पूरी एक रणनीति अमेरिका ने तैयार की, और जाहिर है कि आगे की रणनीति भी अभी तय हो रही होगी या हो चुकी होगी। सवाल मेरा संजीव जी से, संजीव जी, एक तो एक तरफ ये युद्ध, हमने बात की रणनीतियों की, हमने बात की कि क्या सबकी भूमिका है, अमेरिका की क्या भूमिका है, भारत की क्या भूमिका है, लेकिन पूरे विश्व पर कितना असर अब इस युद्ध का पड़ने जा रहा है, क्योंकि कोई भी युद्ध होना आसान नहीं होता है। तमाम खर्चे, आर्थिक तौर पर कितना असर पूरे विश्व पर पड़ेगा? लेकिन निस्संदेह इस पूरे इजराइल और ईरान और अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है, तो ये युद्ध का एक बड़ा एस्केलेशन हो चुका है। और जिस तरीके का ईरान का अभी रुख दिख रहा है, ऐसे में जाहिर है कि ये पूरा युद्ध और भी अधिक आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं और जो ऑयल सप्लाई के जो रूट्स हैं, वो गंभीर तरीके से उसमें बाधाएं पहुंचेंगी। और यदि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो ऑयल के सप्लाई का वो जो एक बड़ा रूट है, लगभग 1/4 का लगभग वहाँ से जो ऑयल के शिपमेंट्स गुजरते हैं उसमें बाधाएं आएंगी, और उसका भारत के ऊपर भी और पूरे विश्व पर, जो विश्व की जो सप्लाई चेन्स है उसके ऊपर बहुत ही गंभीर असर पड़ेगा। और इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑयल के जो प्राइजेस पर पड़ेगा, इन्फ्लेशन की स्थिति पर इसका असर पड़ेगा, और पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा। इसीलिए ये जो पूरी सिचुएशन है वो सिर्फ इस पूरे क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और भारत ने भी इस बारे में जाहिर है कि अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो पहले इजराइल ईरान के युद्ध को लेकर के जो बयान जारी किया गया था, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दोनों ही पक्ष डी एस्केलेशन की कोशिशें करें, कुछ ऐसा न करें कि जिससे कि ये फर्दर सिचुएशन और अधिक एस्केलेट हो और रिस्ट्रेंट बढ़ते। इस तरीके की सलाह भारत को दी गई थी। और आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात भी की है, और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार संवाद को कायम करने की और डी एस्केलेशन की कोशिशों की के ऊपर जोर दिया है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। पहले से ही 2 युद्ध चल रहे थे, रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी था, इजराइल हमास का युद्ध अभी भी चल रहा था, और ऐसे में एक तीसरा युद्ध जो ये छिड़ गया है वो जाहिर है कि पूरे विश्व में एक गंभीर चिंता का कारण ये निस्संदेह बन रहा है, और ये आर्थिक रूप से पूरे विश्व को प्रभावित करने जा रहा है। भारत को अपनी जो कंटिजेंसी प्लानिंग अवश्य लगातार करके रखनी होगी, ताकि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा गहरा नकारात्मक असर न पड़े। और मेरा ऐसा विश्वास है भारत की सरकार पहले से ही सारी सिचुएशन पर बहुत पैनी वॉच रखे हुए थी, और सारी स्थितियों को असेस करते हुए हमने अपनी तैयारियां की हैं। और लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है चिंता का विषय है। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा श्रद्धा जी आपके इस प्रश्न के जवाब में, कि एक ऐसे समय में कि जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को पूरा करने में विफल साबित हो रहा है, उसकी बातों को गंभीरता से राष्ट्र नहीं लेते हैं। जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने का यूएन का मैंडेट था, उसको वो हासिल करने में लगातार नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में जो अन्य जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं, भारत जैसे राष्ट्र, अनेक जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं विश्व में जहां कहीं भी हैं, सभी को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा, और उनको इस तरीके के प्रयास करने होंगे कि मिडिल ईस्ट रीजन में ये जो सिचुएशन है वो डी एस्केलेट हो।
और वो ये सिचुएशन उसमें जाहिर है कि जिम्मेदार राष्ट्रों की ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो ऐसी सिचुएशन को डीएस्केलेट कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाएं। मैं मध्यस्थता की बात तो नहीं करता, और जहां तक मैं भारत की संदर्भ में मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मध्यस्थता भारत यदि कभी किसी स्थिति में स्वीकार करेगा तो वो तभी हो सकता है कि जब सभी पार्टीज भारत से ऐसा करने के लिए कहें। और किसी एक पक्ष के कहने पर भारत मध्यस्थता नहीं करने जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड से, बैक चैनल के माध्यम से और अनेक तरीके के डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स के माध्यम से भारत ऐसे डी एस्केलेशन को कराने के वातावरण का निर्माण जरूर कर सकता है। और इसी संदर्भ में मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आज की जो राष्ट्रपति पेजेस्कियन से बातचीत हुई है उसको मैं एक बहुत ही सकारात्मक इंटरवेंशन के तौर पर देखता हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री ने जाहिर है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक इस तरीके का वातावरण निर्माण करने की उन्होंने बात कही, कोशिश की जिसमें डी एस्केलेशन हो, राष्ट्र और अधिक आगे न बढ़े, हिंसा बंद करें और नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, बातचीत करें। तो ये जो इस तरीके की जिम्मेदारी अनेक राष्ट्रों को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निभानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चूंकि विफल हुई हैं, इसलिए जो भी रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंशियल राष्ट्र हैं उनको बढ़ चढ़ करके एक डी एस्केलेशन के लिए एक बैकग्राउंड के माध्यम से ही, बैक चैनल के माध्यम से ही अपने प्रयास करने होंगे, और ये भी करना बेहद महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना है कि तभी जाकर के ये सिचुएशन डी एस्केलेट हो सकती है और कुछ शांति की स्थिति वहां पर बन सकती है। बिल्कुल। और खैर हमने जब रूस यूक्रेन युद्ध की बात थी तब भी, जब एक नाटो भी उसमें शामिल था, और फिर तब भी हमने ये देखा था कि भारत तब भी बड़ा तटस्थ था और भारत ने बहुत कूटनीतिक तरीके से उस पूरे स्थिति को संभाला था और अपनी भूमिका वहाँ पर भी बहुत अच्छे से निभाई थी। जब वोट हुआ था तो भारत ने किसी के पक्ष में वोट भी नहीं दिया था, उस समय भी भारत की यही भूमिका नज़र आई थी, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव और स्मार्ट डिसीजन भारत का कहा जाएगा। एसपी सिंह जी, अब कैसे देखेंगे, एक तो भारत की भूमिका की हम बात कर रहे हैं, मैं नेटो की भूमिका की भी बात करना चाहूँगी, क्या कुछ भूमिका रहेगी इसमें नेटो की? दूसरा, मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर करने की कोशिश करना चाह रही हूँ, और मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि भारत पाकिस्तान की जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, वो मसला बहुत अलग था, वहाँ पर सिविलियंस की जान की बात थी। लेकिन जो कुछ हुआ यहाँ पर भी हमने देखा कि मिसाइल से अटैक, और लगातार भारत ने भी किस तरह पाकिस्तान को शिकस्त दी, ये भी देखने को मिला। क्या दोनों का कंपैरिजन किसी तरह किया जा सकता है? ये दो सवाल है मेरे। तो जो आप कह रहे हैं कि जो रोल जो है इंडिया का, मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखिए, भारत शांतिप्रिय देश है और नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश युद्ध करे, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि सभी की प्रोग्रेस हो और सभी शांति से रहे, तो ये विश्व के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और हम हमेशा प्रयास यही करते हैं। तो इसलिए जो आपने एग्जांपल दिया कि भारत तटस्थ रहा, इसलिए रहा कि भारत किसी की साइड नहीं लेगा, हमेशा बस ये प्रपोज जरूर करेगा कि आप आपस में रिजॉल्व करिए, बैठ के जो है बातचीत से मैटर को रिजॉल्व करिए। एक हार्ड लाइन लेने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, नुकसान दोनों का होगा, इसमें डाउट नहीं है। किसी भी देश में जब दो देशों में युद्ध होगा, नुकसान होगा। रशिया यूक्रेन देखिए, ऐसा थोड़ी कि रशिया का नुकसान नहीं हो रहा, रशिया का बहुत नुकसान हुआ है, और उनकी अपनी इकोनॉमी जो है, उनको सैंक्शन लगे हुए हैं। तो उनका उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनको एक इंटरनेशनल क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, बेचारे कहीं जा नहीं सकते हैं। तो बड़े सारे इश्यूज आते हैं किसी भी देश से, आप युद्ध करते हैं। वही हाल ईरान और इसराइल का है। अब कंपेयर अगर करना चाहते हैं इसराइल ईरान युद्ध को और भारत पाकिस्तान से, बहुत फर्क है। देखिए, इसराइल और ईरान का युद्ध जो है वो एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस का, उसमें जो है दोनों ही अपने हार्ड लाइन पर हैं, और ईरान ने जो है एक अपना मकसद बना रखा है कि मुझे इसराइल को इस विश्व के पटल से मिटा देना है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर रहे, किसी भी धर्म को या किसी भी जाति को या किसी भी देश को आप ऐसा नहीं कर रहे। आप कौन है मिटाने वाले? ईश्वर जन्म देता है, ईश्वर ने दिया, तो आप कौन है मिटाने वाले? आप कोई बहुत बड़े थोड़े हैं। तो ऑब्वियसली जो देश है वो रिटेलिएट जरूर करेगा, जितना उसके ताकत होगी उतनी करेगा। और इसराइल में तो हर जो पर्सन है वो नेशनलिस्ट है, वो अपने देश के लिए, अपने यहूदी बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तो इसमें मैं नहीं मानता कि उनकी गलती है। ये तो युद्ध जो है ये एक फंडामेंटल लड़ाई है, जिसके ऊपर वो है थॉट प्रोसेस का एक जो देखा जा रहा है इस्लामिलाइजेशन के लिए है, उसके अगेंस्ट उसको अपोज कर रहा है इसराइल। तो उसमें कोई नहीं हो, अपने बचाव में सब कुछ कर रहा है। अब आते हैं हम पाकिस्तान और इंडिया में। देखिए, पाकिस्तान जब से बना है वो हमेशा ही हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम करता रहा है, और क्योंकि वो छोटा था देश कंपैरिजन में, उनकी अपनी इकोनॉमी पॉलिसी नहीं थी, उनकी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन उनके अंदर जो मन में एक कोड़ भरा हुआ है हिंदुस्तान के अगेंस्ट, वो निकलता नहीं है। उनके वहां तो बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, और उनके दिमाग में भरा जाता है, और उसी सोच के बड़े हो जाते हैं।
तो ये सोच लेके उनकी आर्मी में आते हैं, उनका दिमाग यही चलता है। तो वो भी एक भारत के साथ अपना एक कंपटीशन बना के चलते हैं कि नहीं हमें करना है। उसमें जिहादी सोच भी इन्वॉल्व है और बाकी जो उनका एक अंदर जो है कि हम किसी तरह कि भारत कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर बस रहे, एक बिल्कुल। वो जो सोच है वो अंदर एक जो अंदर हीन भावना है उसको निकालने के लिए अब सिर्फ डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने टेरर का सहारा लिया और टेरर जो है लो कॉस्ट ऑप्शन है उसका सहारा लेके आर्मी उनके बीच में आ गई है और उनको ट्रेन कर रही है। तो ये सिनेरियो अलग अलग है। अब आते हैं हम जो डिफेंसेस पे, देखिए इसराइल जो है उनकी जो डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छी है, जो उनका आयरन डोम है बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है उनके पास। लेकिन आप देखिए पिछले 2 साल से 2.5 साल से इसराइल जो है अपने पूरी खपत जो लगाई, उससे पहले हूथी के अगेंस्ट लगाई, हूथी अटैक होते रहे, फिर सॉरी पहले हमास होते रहे, फिर उसके बाद हूथी आए, उसके बाद फिर हिजबुल्लाह, ये तीन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की सपोर्टेड है, कंटिन्यूअस मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक होते रहे, उन सबको काउंटर करते हैं। तो एक लिमिट होती है आपकी, आपके ऐसी जितने आपके असला होता है, जितनी पावर होती है, जितने वेपन होते हैं, आप कितना उसको करेंगे, कुछ तो कुछ नुकसान हुआ तो आपकी क्षमता जो है थोड़ी थोड़ी कम होती ही चली गई। और अब जो है इस समय पूरा ईरान खुद उतर के सामने आ गया। तो देखिए जितनी क्षमता है उसको पूरा हर समय पूरी उस क्षमता बचाने में वो इतना पॉसिबल नहीं है कि इसराइल जैसे छोटे रहे कि बिल्कुल एकदम वो एक वॉल खड़ी कर दे। जबकि हमारे लिए इंडिया के लिए बड़ा आसान था कि हमने ना सिर्फ S-400 लिए हुए थे बल्कि हमने आकाश सिस्टम और जो है L-76 गन जो है और उसके साथ आकाश थी, इन सबको मिला जुला के हमने एक बड़ा अच्छा एक एयर डिफेंस की वॉल खड़ी कर दी थी। और पाकिस्तान अकेला हमारे ऊपर फायर कर रहा था, वो भी जो है टर्की से लिए हुए ड्रोन, तो हम उसको बड़ी आसानी से बचा पाए अपने आप को और हमारा कोई नुकसान हुआ। अब सोचिए इसराइल छोटा देश है, उसके इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है और उसके 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऊपर से ईरान सब मिलकर उधर अटैक कर रहे हैं, तो कितना बचा पाएगा अपने आप को। और इसके लिए वंस अगेन जैसे अभी संदीप जी ने कहा, जो यूएनओ है वो एक टूथलेस टाइगर की तरह मौन बैठा है, उसमें ना कोई दम है, ना दांत है, ना आंत है, उसको खत्म करना चाहिए। यूएन के सारे ऑफिस डिस्ट्रॉय करने हैं, कोई मतलब नहीं उनका इस समय, उनकी सबकी अपॉइंटमेंट सब कैंसिल, सबको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। वो किसी काम के नहीं है, किस लिए बैठे इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी स्थिति से निपटने के लिए उनकी भूमिका होती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ये तो बिल्कुल दांतहीन विषहीन कुछ है ही नहीं इनके पास, क्यों इनको हम लेके बैठे हुए? इनकी जगह नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो बड़ी सशक्त हो, जिसके पास अपनी आर्मी एयरफोर्स नेवी हो, जो इंटरवीन कर सके। अगर आप इंटरवीन ही नहीं कर सकते, अमेरिका ही हर जगह इंटरवीन करेगा, तो यूएनओ की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तो ये इसके कारण जो है, मैं तो ये बात को मानता हूँ, अकेले एक इजराइल के अगेंस्ट 4 पावर्स आपने लगा रखी हैं, वो कब तक अपने बचा, फिर भी वो मैं उनको शाबाशी देता हूँ। लेकिन फिर भी अब ये कहा जा सकता है कि इजराइल के साथ एक सशक्त देश अब समर्थन दे रहा है, सीधे सीधे तौर पर समर्थन दे रहा है, अमेरिका जैसा सशक्त देश। अब ये देखना होगा कि अब और क्या कुछ होता है, व्हाट नेक्स्ट, जो मैं कहते हुए आ रही हूँ। संजीव जी, अब क्या लगता है, क्या कोई अभी भी रास्ता बचा है जिसके ज़रिए इस जंग को रोका जा सके? दूसरा, मैंने यूएनओ की बात तो कही ही, एसपी सिंह जी ने नाटो की बात भी मैंने कही, क्योंकि जब रूस यूक्रेन का युद्ध मुझे याद आता है तब नाटो की एक भूमिका थी और उसके कुछ टाइम बाद नाटो बिल्कुल हाथ खींचता हुआ नज़र भी आया था। फिलहाल क्या भूमिका और क्या कोई रास्ता है कि इस जंग को रोका जा सके, क्योंकि जंग किसी भी हालात में सही तो नहीं ठहराई जा सकती। देखिए, रिस्पॉन्सिबल जो राष्ट्र हैं, जो कि उनको अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, उनको आगे आना होगा और उनको इस पूरी सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, और अमेरिका भी अब उस पर पार्टी बन चुका है, तो ऐसे में जाहिर है कि सभी के साथ एक बातचीत करनी होगी। यूनाइटेड नेशंस से हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो अन्य रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं, भारत हो, ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो, यूरोप के जो राष्ट्र हैं और अनेक अन्य लोकतांत्रिक जो विश्व में राष्ट्र हैं, जो कि विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता चाहते हैं, जो कि इस पूरे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर के गंभीर रूप से चिंतित हैं, उससे वो स्वयं भी प्रभावित होंगे जब एनर्जी सप्लाई चेन्स वहाँ पे डिसरप्टेड होंगी। तो ऐसे में ये जो अब जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए और प्रोएक्टिव तरीके से इन पूरे कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज से बातचीत करके इस बात को लिए और डी एस्केलेशन के लिए उन्हें तैयार करें। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इसमें जो फैक्टर ये हो सकता है कि ईरान यदि
अपने न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में जाहिर है कि वो कोई ऐसा अब बयान इत्यादि न दे और कोई रिटेलिएशन जो ईरान करने की तैयारी कर रहा है उसका स्केल वहीं तक सीमित रखे कि वो अपनी जनता को दिखा सके और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखा सके कि वो भी कमजोर नहीं है। उतना ही तक यदि ईरान मेरा कहने का आशय यह है कि यदि ईरान संयम बरतता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, इस पूरी सिचुएशन को डीएस्केलेट करने में ये मददगार साबित होगा। लेकिन यदि ईरान ने स्केल ऑफ रिटेलिएशन को बड़ा किया और वो इजराइल को और अमेरिका को सरप्राइज देते हुए उन्होंने ईरान ने यदि इजराइल के ऊपर बड़े हमले करने में सफलता पाई या अमेरिका के बेसिस को उन्होंने टारगेट किया, और जैसा कि ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया है कि अमेरिका का प्रत्येक नागरिक अब उनके निशाने पे है, इस तरीके की बातें अगर ईरान जो कह रहा है उसको करने में सफलता मिल गई और अमेरिका को काफी कहीं से लॉसेस का सामना करना पड़ा, तो फिर आप ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अमेरिका और इजराइल और भी बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं, और जो कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वहाँ की उसके लिए एक डिवास्टेटिंग साबित हो सकता है। अभी तो उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ही तबाह हुआ है, उनकी रिजीम भी खतरे में आ सकती है, ये इस संभावना को रूल आउट नहीं कर सकती। और ये श्रद्धा जी, मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इजराइल हो, उनका ईरान में जो अल्टीमेट गोल ये है कि वो वहाँ की इस्लामिक रिजीम को बदलना चाहते हैं। रिजीम चेंज का जो गोल है वो अमेरिका और इजराइल का अल्टीमेट गोल है, क्योंकि जो इस्लामिक रिजीम की तरफ से 1979 के बाद से जिस तरीके से अमेरिका के बारे में ये रिजीम बातें करती है उसको अमेरिका अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट रीजन में हेजीमोनी रही है उसको जिस तरीके से ये तथाकथित इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पे जो 1979 में सब कुछ बदल दिया गया और अमेरिका की एक एम्बेसी की बहुत लंबे समय तक वहाँ पे सीज करके रखा इन जो चरमपंथियों ने। और उसके पहले का यदि आप शाह का शासन देखें तो शाह के शासन के समय में ईरान और अमेरिका के संबंध बहुत ही अच्छे और क्लोज हुआ करते थे, लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बिल्कुल पलट करके रख दिया था और अमेरिका और ईरान के रिलेशनशिप बिल्कुल नकारात्मक अवस्था में बड़ी खराब स्थिति में पहुंच गए थे। और जिस तरीके से मैंने कहा कि डेथ टू अमेरिका डेथ टू इजराइल, जिसकी की बात कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में भी दोहराई है, किस तरीके की बातें वहाँ की रिजीम करती है हमारे बारे में, और न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसे पे उनका हमारे लिए भी खतरा है, इजराइल के लिए भी खतरा है। तो ये जो पूरी ईरान यदि अपने ऊपर संयम बरतता है, अपने न्यूक्लियर बिहेवियर में, अपने ओवरऑल स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में यदि वो संयम के साथ काम लेता है, तो ऐसे में उसकी जो रिजीम है, जो उसकी इस्लामिक रिजीम है, वो सर्वाइव करेगी और ये ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। विजडम यही कहती है कि ईरान को कोई ज्यादा बड़े एक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ईरान को अपनी जो जिद है न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की, उसके संदर्भ में भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ईरान के साथ वही है, वो जिद, वो ऐसी जिद जिसका कोई मतलब नहीं है, वो तानाशाही जिद, सिर्फ अपनी हुकूमत दिखाना, ईरान की यही जिद है। एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये संजीव जी, चीन की भूमिका भी जानना चाहूंगी मैं इस सबके बीच कि चीन की क्या भूमिका है? ईरान को सपोर्ट तो चीन कर रहा है। देखिए श्रद्धा जी, आपका ये सवाल चाइना के संदर्भ में बताने से पहले मैं एक बात और भी कहना चाह रहा था ईरान की रिजीम के बारे में कि जैसा कि आपने स्वयं इसके बारे में जो है संकेत किया कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो महिलाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा बर्बरतापूर्ण बर्ताव करती है। और वहाँ पे महसा अमीनी नामक एक युवा महिला थी और उनको वहाँ की जो तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने अपने डिटेंशन में लिया और उनकी उस डिटेंशन में ही बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो वहाँ आंदोलन शुरू हुआ उसका पूरा इतिहास आप देखिए। लेकिन ये जो इस्लामिक रिजीम है उसने उसको क्रश किया और महिलाओं की आजादी को लेकर वहाँ आंदोलन हुए हैं। लोकतंत्र के बड़े संख्या में समर्थक वहाँ पे हैं जिनको की क्रश किया गया है। अनेक लोकतंत्र के समर्थक नेताओं को जेलों में डाल के रखा गया है, कई को तो एलिमिनेट कर दिया गया है, जो भी ईरान की रिजीम ने समझा कि हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। तो ऐसे में जो यदि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर कोई और भी बड़ी फर्दर कार्रवाई करते हैं और ऐसे में इस्लामिक रिजीम कमजोर पड़ती है, तो ये जो लोकतंत्र की मांग करने वाले और अधिकारों की मांग करने वाले जो आंदोलन करता है वो उनको ये मौका मिल जाएगा और वो सड़कों पर आके प्रदर्शन करेंगे। और जाहिर है कि शाह का शासन जो है पाने वाले भी अनेक वहाँ पे लोग हैं। जो शाह के जो बेटे हैं रजा पहलवी, उनका भी आपने बयान देखा, वो कह रहे हैं कि हमारा समय आ चुका है और हम जल्दी ईरान में वापसी करने वाले हैं। तो इस तरीके की बातें भी ईरान में हो रही हैं। तो वहाँ पर रिजीम चेंज भी हो सकती है यदि ईरान के इस्लामिक रिजीम ने संयम नहीं बरता
और वो अपनी जीत पर कायम रहे तो वहां पर एक बड़ा सत्ता परिवर्तन भी होते हुए मैं देखता हूँ। आपका जो दूसरा सवाल सिद्धार्थ जी है चाइना के संदर्भ में, देखिए चाइना ने एक जो अपना बयान अभी तक दिया है उसमें वो उसने ईरान के प्रति अपना एक सपोर्ट जरूर दर्ज कराया है और ईरान को और लेकर के चाइना और रशिया दोनों ने ही अपना एक समर्थन व्यक्त किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना ने ये भी कहा था कि यदि अमेरिका इंटरवीन करता है तो इस पूरी सिचुएशन को वो डेंजरसली जो है वो एस्केलेट करेगी सिचुएशन। लेकिन ये जो चाइना और रशिया की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो मेरा मानना है कि वो बयानों तक ही सीमित रहेंगी और अधिक से अधिक ये हो सकता है कि रशिया की तरफ से युद्ध के एस्केलेशन की स्थिति में कुछ हथियारों की सप्लाई भी की जाए और इस तरीके के, चूंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रशिया को ड्रोन्स की सप्लाई की थी, कामिकाजी ड्रोन, साहेब ड्रोन, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ किया। तो बदले में ईरान को रशिया आर्म्स की सप्लाई कर सकता है, चाइना भी कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह दे सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सिद्धार्थ जी कि चाइना हो चाहे रशिया हो, ये महाशक्तियां उस तरीके से सीधे सीधे इस युद्ध में इंटरवीन नहीं करेंगी और जिस तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है वैसा सपोर्ट ईरान को मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। और दूसरा ये भी कि जो महाशक्तियां कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि यदि कोई महाशक्तियों के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है तो वो आप तुरंत मान लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जो कि एक न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा और जो कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैड की सिचुएशन कहते हैं, सर्वनाशी स्थिति पैदा करेगा। देखिए जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि 1945 में और 2025 में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज 2025 में सभी महाशक्तियों के पास न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटीज के न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और उसको डिलीवर करने के सिस्टम्स में मौजूद है। ट्रायड का सिस्टम है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो महाशक्तियों के पास है। तो ऐसे में जो महाशक्तियां यदि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एक दूसरे से करती हैं तो ऐसे में सर्वनाश हो जाएगा और कोई भी जो है महाशक्ति ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहेगी। रशिया यूक्रेन का युद्ध 3.5 वर्षों से लगभग तक चल रहा है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर एक सिंगल गोली तक नहीं चलाई है और उसी तरह से अमेरिका और नेटो ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई डायरेक्ट गोली तक नहीं चलाई है। क्योंकि यदि वो, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार कहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को डायरेक्टली शूट करना शुरू कर दें, आप उस दिन नोट कर लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध की आज से शुरुआत हो गई। और जो कि न तो रशिया ऐसा करना चाहेगा, न चाइना ऐसा करना चाहेगा, न अमेरिका ऐसा करना चाहेगा। तो इसी वजह से मैं ये देखता हूँ कि बयान जरूर दिए जा रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा कि आम सप्लाई वगैरह भी हो सकती है, लेकिन कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन मैं नहीं देखता। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जो ये युद्ध है, एक तो सोच की, विचारधारा की सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। और जो ईरान की विचारधारा है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि एक महिला की हत्या पुलिस कस्टडी में कर दी गई, और क्या उस महिला का जुर्म क्या था? हिजाब पहनने से इनकार किया था, इसी का विरोध उस महिला ने किया था। मुझे याद आता है कि तकरीबन 2.5-3 साल पुरानी ही ये बात है जब इतना बड़ा आंदोलन सा हुआ था ईरान में और फिर तमाम महिलाएं इसका विरोध कर रही थी और उस महिला को फिर मार दिया गया। इसका बहुत विरोध हुआ और तमाम जगह से ईरान की थुतू भी हुई इस पूरे मामले पर। तो ये वही वो विचारधारा, सोच की बात है जो ईरान को बदलनी होगी, पर ऐसा लगता नहीं। जैसा कि आपने कहा ना कि रिजीम में ही बदलाव होगा, तभी कुछ हो सकता है, और उसी के लिए अब अमेरिका भी बार बार ये चेतावनी दे रहा है। एसपी सिंह जी, कैसे इसको समझाएंगे? क्योंकि अब जब आपने याद दिलाया, मैं बहुत देर से इसका जिक्र करना चाह रही थी कि वो महिला जिसने सिर्फ इनकार किया, जिसने सिर्फ इस बात का विरोध किया 21वीं सदी में रहकर कि भाई हिजाब नहीं पहनेंगे, वो सोच आप सोचिए कितनी कट्टरवादी थी कि बाद में उस महिला को मार दिया गया ताकि सब लोग जो हैं, जितनी महिलाएं हैं वहाँ पर, वो डरी सहमी रहे। देखिए, बिल्कुल, ये जितनी समस्याएं इस समय विश्व में हैं उनके सबके कोर में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। आप देखिए, जहाँ भी किसी भी देश में आप देखिए, लड़ाई का जो है वो यही है, यही सोच है जो उसको जीने दिया। आप इंडिया पाकिस्तान देख लिए, उसमें इस्लामिक फंडामेंटल अभी पहलगाम में आपने देख ही लिया कि धर्म पूछ के मारा गया। यही हाल ईरान का इजराइल के अगेंस्ट है, वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यही हाल जो है हर जगह है, एक्सेप्ट रशिया यूक्रेन वॉर जो एक अलग कारण से है, नाटो की ज्वाइनिंग, अदर मैक्सिमम हर जगह यही है। आप फ्रांस में देखिए, फ्रांस में इस्लामिक फंडामेंटल अपना शरिया लागू करना चाहते हैं, वहां पर प्रॉब्लम है। यूके में देखिए इस समय प्रॉब्लम है, तो कहाँ नहीं है। और इस समय जो तकरीबन 53 से ऊपर देश हैं, इस्लामिक देश हैं, उनमें से कुछ जो है मॉडरेट हो चुके हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं,
लेकिन कुछ जो इस्लामिक फंडामेंटल को फॉलो करते हैं वही इसके कारण है। और आप अफ्रीका में देखिए पूरा इस्लामिक फंडामेंटल फैल रहा है। तो ये जो सोच है जो आपने बोला, ये सोच जो है बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल इस सोच को खत्म करना जरूरी है। और इसके लिए जैसे संजीव ने बोला कि जो रिस्पॉन्सिबल देश हैं इस समय, वो उन सबको इकट्ठा उनको होना अपनी पड़ेगा, भूमिका अपनी निभानी सोच होगी। एक जैसी कुल बनानी मिलाकर पड़ेगी। ये और क्योंकि इस समय इशारा कर रहा है सर, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी जिम्मेदार देश हैं उनको अब अपनी अहम भूमिका इसमें निभानी होगी, ताकि क्योंकि दोनों देशों के वहाँ पर जो नागरिक हैं उनको कितना नुकसान हो रहा होगा ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। दोनों देशों को कितना नुकसान हो रहा है ये बहुत समझा जा सकता है, लेकिन जो विचारधारा है, जो कट्टरपंथ है, जिस तरह की सोच है, उस पर लगाम लगनी होगी और जिम्मेदार देश इसमें अहम भूमिका निभाएं, तभी शायद कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ, अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।